साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की, जय वाहिगुरु की। साथियों एक इम्पॉर्टेंट बात पर मैं चर्चा करने वाला हूं और जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये काफ़ी प्रैक्टिकल है और अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पर आप अपने मुकदमे में विजयश्री प्राप्त करोगे। आप इस युक्ति के जरिए अपनी पत्नी के सामने कोई भी विकल्प जो है नहीं छोड़ने वाले हो। साथियों जिस कारण मैंने इस वीडियो का जो है टाइटल दिया है दो मुंही सांप। ये दो मुंही सांप मैंने क्यों नाम दिया इसको, क्योंकि अगर उसने ऑप्शन लिया कि मुझे साथ रहना है तो वो मरी, उसने ऑप्शन लिया साथ नहीं रहना है तो वो मरी, तो कुल मिला के हर कीमत पे उसके एडमिशन या डिनाइल से आपका फ़ायदा हो जाएगा और आपको डिवोर्स जो है इजीली मिल जाएगा। देखो छोटी सी बात है कि कोशिश करो घर बसाओ। वैसे भी देखो तलाक तो रोज़ ही हो रहे हैं, पर घर अब नहीं बस सकता है तो क्या करें। क्या ऐसा केस फाइल करें जिसमें सिर्फ वाइफ जीत में हो और हम हार में हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली जो हम केसेस फाइल करते हैं उसमें हम यही आरोप लगाते हैं कि शादी इस तारीख को भी, हम लोग जो है इस धर्म को मानते हैं, हम इस कानून के तहत याचिका पेश कर रहे हैं, शादी के बाद व्यवहार ठीक रहा, फिर व्यवहार ख़राब हो गया, फिर उसने क्रूरता कर दी, फिर उसने जो है हमको परेशान कर दिया, अल्टीमेटली इस तारीख से पियर बैठी है, हमको तलाक दिया जाए, यही है। अब साथियों जो क्रूरता बताते हैं उसमें हो सकती है क्रूरता फिजिकल हो कि वो मारपीट कर रही है, क्रूरता मानसिक हो कि भाई हम पे झूठे आरोप लगा रही है, या हमको जो है वो डिफेम कर रही है किसी महिला के साथ हमारे संबंध जोड़ के। इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि वो महिला आप पर झूठे केस कर रही है और आपको हर तरीके से मेंटली फिजिकली ट्रॉमा देकर आपको हैरेस करने का जो है प्रयास कर रही है। अब ऑप्शन क्या है, डिवोर्स फाइल कर दिया जी, अब वो डिवोर्स लंबा चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, खींचे जा रहा है। अल्टीमेटली जब आप जीत जाओगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा, जब आप उस डिवोर्स केस को जीतोगे तो आपकी उम्र जो है बीतती जा रही है। जब आप पूर्णतः डिवोर्स केस का डिस्पोजल प्राप्त कर लोगे तो आपके हाथ में होगा सिर्फ एक कागज़। जो आपका यौवन था, जो आपकी जवानी थी, वो इस मुकदमे में ही बर्बाद होगी। क्लियर है। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि केस कर दिया कोई बात नहीं जी, हाँ जी बोलिए जी आपका ऑफ़र क्या है। वो कहती है साहब 20 लाख 30 लाख ओनली सर, ये लीजिए मैडम, और फटाफट फ्री हुए और पहुंच गए वापस से उसी दुनिया की तरफ। अब करेंगे दोबारा शादी और अब मनाएंगे सुहागरात। क्लियर है बात को। अरे भाई जब पहले ही नहीं संभली तो दूसरी समझ जाएगी इसकी क्या गारंटी है। क्लियर है। तो इस बात पे विशेषता मैं जोड़ दे रहा हूँ। तो समाधान ये नहीं कि उससे हम समाधान पाके फिर एक नया समाधान ढूंढें। समाधान ये है कि जिसने हमारी लाइफ ख़राब करी है उसको यदि हम सही ट्रैक पर लाना चाहें तो किस प्रकार लेके आएँ, और ट्रैक ऐसा हो जो बहुत स्मूथ हो, बहुत छोटा हो, ताकि अपने लक्ष्य तक हम इजीली पहुंच जाएं। क्लियर है साथियों। ये सब स्थितियां जानना और समझना हमारे लिए आवश्यक है। साथियों इसी क्रम में मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मुझे पूरे भारत से पत्र मिलते रहते हैं और एक पत्र मुझे मिला अज्ञात नाम से। मैंने पत्र पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो पैटर्न इस लड़के ने लिया वो काफ़ी डिफर था, और इतना इजी पैटर्न जिसको फॉलो किया जाए तो निश्चित तौर पर हमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक पत्र मिलता है जिसको पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि मैंने डिवोर्स लिया, परंतु सामान्य तरीके से नहीं, मैंने तलाक लिया दो मुंही सांप का उपयोग करके। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है भाई, कोई तंत्र मंत्र कर दिया कि हमने दो मुंही सांप का उपयोग करके। तो इसका कहना यह था कि भाई हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक ये कहता है कि सेक्स मैरिज के लिए ज़रूरी है। क्लियर है। और आप सब जानते हैं कि अगर जिस मैरिज में सेक्स नहीं है, जिस मैरिज में संभोग नहीं है, जिस मैरिज में रस नहीं है, वो मैरिज किसी भी रूप में जो है सर्वाइव नहीं कर सकती है। बार बार कोर्ट ने कहा कि वी कैन नॉट अलाउ द मैरिज टू बी कंटिन्यूड बाय द वे ऑफ कंपल्सन। क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि अगर लंबे टाइम से अलग रह रहे हैं तो वी कैन नॉट अलाउ कि इस तरह की स्थिति को कंटिन्यू रखा जाए और पक्षकार अपने बेसिक दायित्वों से जो है या बेसिक राइट से जो है वो महरूम हो जाए या वो उसका निर्वहन नहीं करे। दोनों ही बातें वहाँ पर है। तो साथियों इन्होंने क्या करा कि जो पिटिशन डाली थी उसमें इन्होंने 3 कोर्स लिए। पहला कोर्स ये था कि इनका कहना यह था कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ सेक्स नहीं करा। जब पढ़ा तो मैंने कहा भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर आदमी लिखता है और इसको इजी भी होता है प्रूव करना। अगर जहाँ बच्चे नहीं है या मैरिज बहुत कम टाइम तक चली तो उस सिनेरियो में हम ये डिफेंस यूजुअली ले सकते हैं। बट पॉइंट यहाँ पर यह था कि जब डिवोर्स केस को उन्होंने मेन कोर्स के रूप में लिया तो इनका कहना यह था पिटिशन में कि मैं जो बात मैं कर रहा हूँ आखिरी के अंदर, कि मैं डिवोर्स तो चाहता हूँ इस ग्राउंड पर भी, पर अगर मेरी पत्नी मेरा साथ देवे वापस आ जाए तो मैं उसके साथ रहने को पुनः तैयार हूँ। क्लियर है बात ये। तो इस पॉइंट पर इन्होंने विशेष जोर दिया अन्य पॉइंट को छोड़ के। साथियों आपको मैं ये बात इसलिए स्पेसिफिक कह रहा हूँ कि अगर आप इस बिंदु पर डिवोर्स केस को फाइट कर रहे हो तो आपको इन विशेष बातों का जो है ध्यान रखना होगा, ताकि आप जो है लड़की के एडमिशन और डिनाइल के बेसिस पर अपने राइट्स को
प्रॉपर्ली जो है वो सिक्योर कर सको। अब आपका पिटिशन क्या है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ जो है सहवास नहीं करा, क्लियर है। उसके बाद आपके तमाम जो है आरोप हैं मेन कोर्स के बाद में। अब आपका एक मीडिएशन का पॉइंट क्या है कि मैं अपनी पत्नी के साथ जो है रहना चाहता हूँ, यदि वो मेरे साथ पुनः दाम्पत्य संबंधों की स्थापना कर लेवे तो, क्लियर है। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी पत्नी कहती है कि हाँ मैं करना चाहती हूँ, तो उस कंडीशन में घबराएं नहीं, आप लगाएं सेक्शन 151 सीपीसी का एप्लीकेशन और कोर्ट से कहें कि मैं अपनी पत्नी को जो है एकांत में किसी होटल में या अपने घर पर जो है ले जाना चाहता हूँ, ताकि ये डिस्कम्फर्ट फील नहीं करे। और ये बात स्पष्ट कर देना उसमें कि मैं इसके साथ जो है इंटरकोर्स करूँगा, जैसे उसने किया था। और अल्टीमेटली इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका पैटर्न क्या होगा, वो आप जानो भाई। पर ये स्थिति इसलिए मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपका ये प्रस्तावित स्थिति फाइल पर होगी और वाइफ इसके लिए मना करती है कि नहीं जी हम तो सेक्स नहीं करेंगे, तो ये अपने आप में स्पष्ट है कि वो डिनाई कर रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स को। अगर वाइफ डिनाई कर रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स को और वो विलिंग नहीं है इंटरकोर्स के लिए, तो वो अपने आप में अपने ही एडमिशन से आपके तलाक के ग्राउंड को और मजबूत कर रही है। जब ये एडमिशन फाइल पर आ जाए तो सेक्शन 21B हिंदू मैरिज एक्ट की लाइट में हम हाई कोर्ट जाकर कोर्ट को इंसिस्ट कर सकते हैं कि एज पर द एडमिशन, जब लड़की खुद ही रहना नहीं चाहती है, तो वाई वी आर कंटिन्यूइंग दिस लिटिगेशन फॉर अ इनफाइनाइट टाइम। बेहतर ये होगा कि हम इस केस को जो है एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करें और मुझे टाइमली जो है रेमेडी कोर्ट से मिल जाए, क्लियर है। तो एक तर्क आपका 2 बार कर रहा है। 2 बार कैसे कर रहा है कि अगर वो कहते हैं कि हाँ मुझे साथ रहना, तो चलो भैया होटल में उसके साथ जो है सेक्स एंजॉय करो, सेक्स करो, और आपके पास पूर्णतः अधिकार है कि आप अपनी पत्नी के साथ सेक्स कर सकते हो। सरकार चाहती तो बीएनएस कानून में मैरिटल रेप के रूप में इसको करती इंडिकेट, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। अभी तो उन्होंने ये लिख दिया कि अगर आपकी पत्नी है 18 साल से ऊपर है, इसके साथ आप इंटरकोर्स करो, उसकी रीति कोई सी भी हो, बट ये ध्यान रखना कि उसके शारीरिक अंगों को, निजी अंगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में किया गया संभोग रेप नहीं होगा। तो इट मीन्स वी कैन गो विथ फोर्सफुल इंटरकोर्स और पेनिट्रेशन एज वेल। वो कहते हैं कि भाई नहीं रहना है, मुझे अलग ही होना है, तो ऐसे सिनेरियो में आप इस ग्राउंड पे कि जब सीजिंग हो गया सेक्स का, भविष्य में होगा नहीं, इससे पूछा गया आखिरी बार तब भी इससे मना कर दिया, तो बेटर विकल्प ये है कि इस केस को टाइमली जो है कंक्लूड किया जाए। तो जो लिटिगेशन लंबा खिंच रहा है वो लिटिगेशन नटशेल में बहुत शॉर्ट हो जाएगा और इसके रिजल्ट जो है काफ़ी आपको अच्छे मिलेंगे। तो अदर ग्राउंड जो आप ले रहे हो लो, पर मेन ग्राउंड अगर आपका ये है तो इसको इस तरह से आपको हाईलाइट करना है ताकि आप एडमिशन्स के बेसिस पर जो है वर्कआउट कर सको। तो जो भी कंटेंट मिला मैंने आपको वैसे का वैसा जो है बताया, वैसे का वैसा जो है रखा। अब जिसने कंटेंट लिखा मुझे उसका नाम नहीं मालूम, उसका फ़ोन नंबर नहीं मालूम, सिंपल एक पत्र जो है मेरे पास में आया और मैंने कंटेंट जो है शेयर करे, क्योंकि वो खुद चाह रहा था कि ये बात लोगों तक पहुँचे। अगर उसका नाम मुझे मालूम भी होता तब भी मैं उसका नाम शेयर नहीं करता, क्योंकि मैं किसी की निजी जानकारी को सोशल मीडिया पे जो है साझा नहीं करना चाहता, क्लियर है। पर जो उसका बेसिक थीम था, जो बेसिक आइडिया था, वो आपको क्लियर है कि हमें किस तरह से ऐसे बिंदु पर जो है वर्कआउट करना है और रेमेडी को जो है सीख करना है, क्लियर हो गया। तो साथियों आप वर्कआउट करें। साथियों ये जो मार्ग स्थिति है हमारे लिए कई तरीके से हेल्पफुल है और हमें कम से कम 10 बातें जो है सिखाती है। सबसे पहली बात कि जब भी आप डिवोर्स केस को लड़ रहे हो तो उसमें आपके जो प्रमुख बिंदु हैं, 3 प्रमुख बिंदु, उसमें से एक बिंदु को जो है मेजर बिंदु बनाओ, जिस पर आपको हाईलाइट करना है और उस बिंदु पर आप अपनी पत्नी पर जो आरोप लगा रहे हो उसके सिनेरियो में विकल्प होने चाहिए। अगर विकल्प वो ए चुने तो उसके लिए घातक हो, विकल्प वो बी चुने उसके लिए घातक हो। बट मैं सिर्फ और सिर्फ जोर दे रहा हूँ उस स्थिति में अगर हम डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, मेन ग्राउंड हमारा है कि हमारी पत्नी और हमारे बीच जो है इंटरकोर्स नहीं है, पत्नी बैठी हुई है पीयर में और अब हम चाहते हैं इंटरकोर्स हो। अगर वो कर लेती है इंटरकोर्स तो देन वी आर रेडी टू विड्रॉ दिस डिवोर्स पिटिशन, क्लियर है। तो ये मीडिएशन और इक्विटी का एक संगम होगा, तो उसके लिए झेलना भारी पड़ जाएगा। हाँ करती है तो चलो भैया, ना करा तो ठीक है जी, जैसा आपको अच्छा लगे। दूसरी बात है कि जो भी आप तथ्य लिख रहे हो वो होने चाहिए स्पष्ट। तीसरी बात, अगर वो साथ जाना चाहती है तो आप उसको लेके चले जाओ और 151 सीपीसी का एक छोटा सा प्रार्थना पत्र कोर्ट में रख के जाओ कि हम फला फला जगह जाएंगे, एकांत में रहेंगे और मैं अपनी पत्नी के साथ जो है सेक्स करूंगा। उस अर्जी का बेसिक प्रयोजन ये होता है कि हम कोर्ट को इंटीमेशन दे रहे हैं कि हम जहाँ भी लेके जा रहे हैं ये नहीं कि हम घूम फिर के जाएंगे। मैं इसको इसलिए लेके जा रहा हूँ कि जिस चीज़ का मैं अभी तक प्यासा हूँ वो प्यास मैं अपनी शांत करना चाहता हूँ। चौथी बात ये कि ये जो बातें हैं सेक्स, संभोग, काम सूत्र की, ये बातें एलियन नहीं है लीगल जूरिस्प्रूडेंस से, खासकर मैट्रिमोनियल को हम कंसीडर करें। क्योंकि देखो सेक्स में ये तो है नहीं कि हम अगरबत्ती लेके बैठेंगे कि चलो जी अगरबत्ती घुमा दी और काम खत्म हो गया। सेक्स में आप सब जानते हो होता क्या है। तो सेक्स की जो बातें हैं वो आप खुल के जो है कोर्ट के समक्ष रख सकते हो, क्लियर है, कि आप क्या क्या चाहते हो उस सिनेरियो में और क्या क्या जो है आपने किया
और क्या क्या जो है आपकी वाइफ ने जो है रिब्यूट किया। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, जब इस तरह की स्थितियां हैं तो पिटीशन खुल के लिखो कि भाई आपने संभोग के लिए क्या क्या प्रयास किए, क्या आप नेकेड हुए थे, क्या आप नेकेड नहीं हुए थे, क्या आपने पत्नी को नेकेड करने का प्रयास किया, साथ साथ नहाने का प्रयास किया, या आपने ओरल सेक्स का प्रयास किया, किस तरह के आपने एफर्ट्स किए और क्या उस पर प्रतिक्रिया रही वाइफ की। जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पिटीशन फाइल करते हैं, वाइफ बोलती है हमने जो खुल के संभोग किया था, आप घबरा रहते हो कि भाई अब तो वो जवाब दे चुकी, अब क्या होगा, तो किया था तो अभी भी करेगी, चल भाई पिटीशन लगाते हैं 151 की, तो हमको माइलॉट 3 दिन के लिए भेज दो, हम साथ में रहेंगे और 3 दिन इसको रखो होटल में और जितना इंटरकोर्स करना करो। और वहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्सफुल इंटरकोर्स भी है, देन इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस अगर आपकी वो मैरिड जो है वाइफ है। क्लियर है। छठी इंपॉर्टेंट बात कि जो कुछ भी आपके फैक्ट्स हैं ये स्कैंडल्स प्रोस्टेटिक में नहीं आते हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ये सब फालतू की बातें हैं कि ऐसा होगा तो कोर्ट जो है इसको स्कैंडल्स मान लेगा। भाई आज आपकी जो मन की पीड़ा है, जो दुविधा है, अगर आप कोर्ट को नहीं बता पाओगे तो कोर्ट से विचार कैसे करेगा। और अगर वो पीड़ा अगर कागजी नहीं है तो कोर्ट पर कैसे कंसिडर करेगा। भाई वास्तविकता क्या है आप दोनों के बीच में। आप सिंपल लिख रहे हो जी नहीं भाई वो हमारे साथ जो है संभोग नहीं कर रही है, हमारे से जो है अलग अलग रह रही है, या हमारे साथ जो है वो साथ रहने में इच्छुक नहीं, माय लॉर्ड हम क्या करें। कुछ नहीं है, कचरा हो जाएगा। एक एक चीज़ खोल के लिखो कि उसका व्यवहार क्या है सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ। इसके अलावा वो जब रेसिस्ट करती है तो व्यवहार उसका क्या रहता है। नंबर 8, क्या ऐसा व्यवहार कोई मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल स्थिति को जो है दर्शित कर रहा है। नंबर 9, वो जो टालम टोली कर रही है उसके पीछे उसका मकसद क्या है, मोटिव क्या है। और नंबर 10 कि आप रियल में जो है अब जो रेमेडी लेके आ रहे हो उस पर वाइफ का जो है काउंटर अटैक या रिएक्शन क्या है। तो आपका जो अटैक है उसके रिएक्शंस को हिट करना चाहिए। अगर वो हिट नहीं कर पा रहा तो सफलता नहीं मिल पाएगी। तो ये बात छोटी है पर बात गंभीर है, क्योंकि ग्राउंड्स को लेकर जब हम लड़ रहे हैं तो उस ग्राउंड पर हमको कितना भागना है, कितना वर्कआउट करना है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होगा तो वहाँ नुकसान हमारा ही होगा। क्लियर हो गया आपको। तो अब घबराने का नहीं है, लड़ना है। जैसे वो लड़ा था ऐसे आप भी लड़ सकते हो। चीज़ें ईजी है पर आसान करनी पड़ेंगी आपको, अदरवाइज नहीं लड़ पाओगे। तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।